नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मनोज दारा और आज हमारे स्पेशल शो द म्यूचुअल फंडाज में है एक ऐसी टीम दैट ओवरसीज फंड्स ओवर 25,000 करोड़। लेट मी इंट्रोड्यूस टू द टीम ऑफ DHFL परमेरिका AMC। हमारे साथ है CEO DHFL परमेरिका सुरेश सोनी साहब एंड CIO सुंदरम सर। नमस्कार और जी बिजनेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट सुरेश सर, हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की और यहाँ से लेकर ये जो इंडस्ट्री है लास्ट ईयर अगर हम देखें तो लगभग 13 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी और बढ़कर लगभग 16 लाख करोड़ की हो गई है। तो इसके पीछे का सक्सेस स्टोरी क्या है, कौन कौन से ट्रिगर्स हैं या कौन कौन से चेंजेस आपने इंडस्ट्री में होते हुए देखे? इफ यू जस्ट बिगिन विद। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है एक बहुत अच्छा सेविंग का व्हीकल है और ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले करीब 3-4 साल से अगर आप देखें तो जो फिजिकल एसेट्स है जैसे गोल्ड है, रियल एस्टेट है, उनसे थोड़ा सा जो है इन्वेस्टर्स का मोह भंग हुआ है और वो देख रहे हैं दूसरी एसेट क्लासेस के लिए। और उस सेगमेंट में फाइनेंशियल एसेट्स रियली अच्छी उभर कर आई है रिटर्न के पर्सपेक्टिव से। और म्यूचुअल फंड जो है एक बड़ा अच्छा जरिया है जिसमें कि इन्वेस्टर्स पैसा डाल सकते हैं और फंड मैनेजर्स उसको मैनेज करते हैं। तो हमने एक बड़ा हेल्दी ट्रेंड देखा है पिछले 1 साल ही नहीं बल्कि पिछले 3-4 सालों में, जहाँ पे कि इन्वेस्टर्स का रुझान म्यूचुअल फंड्स में बढ़ा है। बिल्कुल। और ओवरऑल जो है इंडस्ट्री करीब 20% के हिसाब से पिछले 3-4 साल से ग्रो कर रही है। फैंटास्टिक। फिर भी अगर आप देखें तो आज की तारीख में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फिर भी बहुत छोटी है इंडिया के अंदर। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है लोगों की सेविंग्स का करीब 3% के आसपास में है। हाउस होल्ड सेविंग्स अगर हम देखें तो उसमें से 40% से ज़्यादा, 40 से 45% जो है अभी भी बैंक डिपॉजिट में पड़ा हुआ है और काफ़ी सारा पैसा जो है उससे, इनफैक्ट अगर आप देखें तो इवन करेंसी इन हैंड ऑफ पीपल इज़ अबाउट 9%। तो म्यूचुअल फंड डिस्पाइट द ग्रोथ रेट, इस ग्रोथ के बावजूद भी बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है अभी तक और इस इंडस्ट्री का रिटर्न पोटेंशियल बड़ा अच्छा है। और अच्छी चीज़ ये है कि इन्वेस्टर्स ने अब उसको समझना चालू किया है। फैंटास्टिक। ऑलराइट, सो हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, लेकिन DHFL परमेरिका के टॉप 2 फंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपका एक फंड है DHFL परमेरिका लार्ज कैप फंड और जिसने लगभग 21% रिटर्न दिया हुआ है vis-a-vis बेंचमार्क निफ्टी और यहाँ पे लेके इट हैज आउट परफॉर्म्ड द बेंचमार्क निफ्टी एज वेल। इसके पीछे का सक्सेस स्टोरी क्या है? इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट ऑन दैट। Thank you. This fund, as you mentioned, is a 13-year track record, and in the last 13 years has delivered about 21% CAGR returns. Right. During the same period, the benchmark index Nifty has delivered approximately 14 to 14.5%. Primary reason is that its consistency of approach. Actually, in equity investing, that is the main thing that matters, and you find a philosophy that suits the investor best and then stick to that philosophy irrespective of what happens. Fantastic. The large cap fund, what we are particularly proud of is that the large cap fund has remained steadfast to its principles even in irrespective of the ups and downs in the market. It has remained consistently a large cap fund. And more than 95% of the funds are invested in really large cap companies. The average market cap of this fund is about 1,85,000 crores, which makes it a really large cap fund. We are investing in elephant kind of companies, so to speak. Fantastic. All right. तो ये तो आपके लार्ज कैप फंड की बात रही, लेकिन आपका एक और फंड है दैट इज डीप वैल्यू स्ट्रैटेजी, अ पोर्टफोलियो फ्रॉम DHFL परमेरिका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो इसके पीछे का सक्सेस स्टोरी क्या है और इसका रिटर्न्स vis-a-vis निफ्टी या मे बी द बेंचमार्क? तो ये जो आपने बताया ये हमारी एक PMS स्ट्रेटेजी है, जो डीप वैल्यू स्ट्रेटेजी है, ये PMS में है। तो ये वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए है और हम लोग इनको क्लाइंट्स के लिए स्पेसिफिकली जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है जिसके जो 25 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए इसको मैनेज करते हैं। ये स्ट्रेटेजी जो है इसको करीब 3 साल हुए हैं अभी और पिछले 3 साल में इसके रिटर्न्स अराउंड 32% CAGR है और कंपेयर टू द निफ्टी विच इज़ अबाउट 15.5% और दूसरे इंडेक्स अगर आप देखें तो 15-16% के आसपास। उसका मतलब ये हुआ कि पिछले 3 साल में इसमें करीब 145% रिटर्न आया है। 100 रुपये के ऊपर 145 रुपये का रिटर्न आया है, जबकि बेंचमार्क में करीब 100 रुपये के ऊपर 57% के आसपास रिटर्न आया है। ये जो PMS स्ट्रेटेजी है ये सुंदरम मैनेज करते हैं। मे बी सुंदरम, if you can elaborate a little bit on what you do there. What is the success story behind it? Everyone wants to know. For an asset management company, what is important is we try and offer a range of products which meet as much of the investor's wallet as possible. That's the idea of any asset management company. So each product
is supposed to stick to its mandate, and cumulatively they should meet as wide a range of needs as possible. That's the principle behind an asset management company. The PMS will make sense only if it meets two important requirements. One is it should offer a portfolio that is complementary to what a client can get in a mutual fund. There is no point if we just repeat what he gets in a mutual fund. So the portfolio necessarily has to be complementary to a mutual fund portfolio, number one. Number two, because the PMS is not managed in the mutual fund category, it does not have the tax breaks which a mutual fund has. All right, okay. The mutual fund, as you know, is exempted under section 1023D, so the mutual fund itself does not pay any tax. But when a client comes through the PMS route, he does not have this benefit. So if we have to be careful about how often we churn the portfolio. If you sell the share within 1 year's time, the client is liable to pay short-term capital gains taxes. So PMS necessarily has to be long-term. It necessarily has to give a portfolio that is different from a mutual fund portfolio. If you are confident of holding a share for the long term, you will be confident only if you are confident about the quality of company that you buy. Right? Therefore, the primary requirement is that the company should be of very high quality in terms of its balance sheet strength, exactly, in terms of its ability to compete in the marketplace, and in terms of who's running the company, and the price at which it is purchased. So these are the basic principles with which the portfolio is constructed, and since the approach to investing is different, the portfolio is different and the trajectory of returns earned will also be different. फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन बढ़ते हैं हम इंडियन मार्केट्स की तरफ। ग्लोबल मार्केट्स में आपको क्या लगता है कि एक ऐसा इवेंट था ब्रेक्सिट का, वो हमने देखा और यहाँ से लेके एक लार्ज रिकवरी देखने मिली थी हमने इंडेक्स में। कौन कौन से थ्रेट्स है इंडियन मार्केट्स में, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट फ्यू, और इंडियन मार्केट्स पर गोइंग फॉरवर्ड आपका क्या अप्रोच है? So एक तो मार्केट आई थिंक इज इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड एंड कंपेयर टू थ्रेट आई वुड से अभी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ठीक दिख रही है इंडियन मार्केट में. In a world which is starved of growth, India appears as a shining example of a growth trajectory. And already हमारी growth rate काफ़ी अच्छी है. और उसके अलावा recently GST का पास होना अपने आप में एक बड़ा अच्छा रिफॉर्मिस्ट मूव है. काफ़ी टाइम से इसकी वेट हो रही थी और ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा मूव है. उसके अलावा हम अभी मानसून अच्छा हुआ है. उसके बाद में आप पे कमीशन की रिकमेंडेशन का इम्पैक्ट आप देखेंगे कंज्यूमर के ऊपर. गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बूस्ट की जो बात हो रही थी टाइम से, फाइनली वी आर सीइंग दैट कमिंग ऑन स्ट्रीम. और उसकी वजह से जो इंडस्ट्री में अपने आप में ग्रोथ रेट दिख रही है और कंज्यूमर सेक्टर में भी ग्रोथ रेट दिख रही है, तो प्रोस्पेक्ट इंडियन इकोनॉमी के काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं. बिल्कुल. एज एन एनवायरनमेंट अगर आप ये देखें तो ये एनवायरनमेंट है ग्लोबली सरप्लस लिक्विडिटी की. इनफैक्ट आपको पता होगा कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड करंटली हैज़ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स. एंड उस एनवायरनमेंट में मनी इज लुकिंग फॉर एवेन्यूज फॉर ग्रोथ. एंड डेफिनेटली इन दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट इंडिया अपीयर्स टू बी अ गुड रिसिपिएंट ऑफ सच फ्लोज. सो हमें एफआईज का पैसा आ रहा है, प्लस उसके अलावा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी जो है मार्केट के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस वक्त. जैसे सुहेल साहब ने बताया कि लिक्विडिटी के एडिकेट होने से यहाँ पे इंडिया एक पॉजिटिव पोजीशन में है, बट गोइंग फॉरवर्ड इकोनॉमी में कौन कौन से ट्रिगर्स आप देखते हैं? जैसे जीएसटी की हमने बात कही और यहाँ पे लेकर ब्रेक्सिट के बाद 2 इवेंट्स थे. एक्सपेक्टेशन से मार्केट ऊपर आया था, दैट वाज एक्सपेक्टेशन ऑन जीएसटी टू बी क्लियर, उसका रास्ता जो साफ हो गया है. एंड सेकेंडली वाज मॉनसून जो कि बेटर रहा है. फर्दर गोइंग फॉरवर्ड कौन कौन से ट्रिगर्स रहेंगे जो मार्केट को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं? इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट ऑन दैट. What we feel as a company is some of the major infrastructural projects that are initiated by the government, not just by this government, even by the previous government that was there and continued by this government, and some of the projects that were started by this government, I think it will have a very positive impact on India's economy. For example, I think the dedicated freight corridor, which is it is one of the most significant economic projects being undertaken in this country. It has a potential of changing the way logistic industry moves in this country. It has a potential of altering the market share of freight movement from the roads to the railways again. It has the potential of lowering the logistics costs and therefore improving the bottom lines of the companies. Fantastic. So I think it's a major project which I think will have a long-reaching impact. लेकिन हम इंफ्रा की अगर हम बात कर रहे हैं तो लार्जली ये सारे जो प्रोजेक्ट्स आपने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे, मेगा अनाउंसमेंट गोइंग फॉरवर्ड, बट इसको फंड करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? For example, this bullet train project, let's say,
85% of the funds is being obtained as a loan from Japan at an interest rate of, I think, some point. Agreed, but other infra projects, where will the money come from? See, I don't think there is a shortage of money. It is just that it needs to be channelized to the proper Sure. productive investments. बिल्कुल.